हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एक्सप्लेन चैनल पर। पिछली बार हमने देखा था कि जीरो और रागो के सामने एक नया दुश्मन आ चुका था और इस बार सामने वाला सिर्फ ताकतवर ही नहीं था बल्कि उसकी नजर सीधे रागो पर थी। वो आदमी खुद को कोगा बताता है और बिना किसी डर के जीरो और रागो के सामने खड़ा होकर कहता है, मेरा नाम कोगा है और मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन बनाने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर जीरो और रागो दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोगा की नजर सिर्फ रागो पर थी। वो साफ कह देता है कि उसे रागो चाहिए। जीरो को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर कोगा रागो के पीछे इतना क्यों पड़ा है। इसके बाद कोगा रागो की असली ताकत के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसकी तरह के लोग पूरी तरह इंसान नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक तरह का हाफ डेड कहा जाता है। जब तक उनके बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉयड न कर दिया जाए, उन्हें मारना आसान नहीं होता। लेकिन उनके बॉडी की भी कुछ सीमाएं हैं। अगर वो खाना पीना छोड़ दें तो धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म होने लगती है। वो सोचता है कि अगर रागो की इस ताकत को अपने साथ मिला लिया जाए तो लोग पूरी तरह इनविंसिबल बन जाएंगे। कोगा रागो से कहता है, अगर हम दोनों एक हो गए तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा, हम इनविंसिबल बन जाएंगे। लेकिन रागो को कोगा की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। रागो का जवाब सुनकर कोगा का गुस्सा बढ़ जाता है और अब वो बातचीत के बजाय हमला करने का फैसला करता है। तभी रेजी अपनी तकनीक किरिहारा स्टाइल करात्सुकी का इस्तेमाल करता है। अगले ही पल एक बेहद तेज हमला कोगा की तरफ आता है। कोगा किसी तरह उसे रोक लेता है, लेकिन वो खुद भी उस हमले को देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हमला था क्या। कोगा को लगता है कि यह किसी कामाई तची जैसी तकनीक थी, क्योंकि हमला इतनी तेजी से आया था कि उसे रोकना भी आसान नहीं था। कोगा समझ जाता है कि सामने वाला काफी ज्यादा ताकतवर है और अगर यह लड़ाई इसी तरह चलती रही तो उनके चीफ्स को भी इस अजीब घटना का पता जरूर चल जाएगा। लेकिन फिलहाल उनके पास ज्यादा सोचने का मौका नहीं था। कोगा अब इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था, लेकिन कोगा का इरादा सिर्फ जीरो को हराने का नहीं था। वो उसके हाथ पैर काटकर उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करता है और साथ ही रागो को भी अपने कब्जे में करने की तैयारी करता है। यानी अब मामला सिर्फ रागो को हासिल करने तक सीमित नहीं था। कोगा जीरो को भी रास्ते से हटाना चाहता था। इसके बाद कोगा और जीरो की लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। कोगा जीरो को कमजोर इंसान समझकर चिढ़ाता है और अपनी अजीबोगरीब तकनीक से हमला शुरू कर देता है। चारों तरफ का माहौल जैसे उलट पुलट होने लगता है और जीरो के लिए यह समझना भी मुश्किल हो जाता है कि हमला किस दिशा से आ रहा है। कोगा लगातार अपनी ताकत का इस्तेमाल करता रहता है और ऐसा लगता है जैसे अब जीरो का बचना मुश्किल है। लेकिन जीरो और रागो पूरी ताकत से उसका सामना करते हैं। रागो को देखकर जीरो के मन में यह बात भी साफ होती है कि रागो जितना ताकतवर है उतना ही बड़ा खतरा भी बन सकता है, क्योंकि अब वो इंसानी रूप में है। कोगा भी इसी बात का फायदा उठाते हुए रागो को कमजोर समझने लगता है और उसे खत्म करने की धमकी देता है। लेकिन रागो पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो कोगा के सामने डटकर खड़ा रहता है और साफ कर देता है कि वो अकेला नहीं है। कोगा खुद को चाहे कितना भी ऊपर समझे, लेकिन वो भी बाकी सबकी तरह ही है। आखिरकार लड़ाई अपने अंत तक पहुंचती है और जीरो, रागो और रेजी की मदद से कोगा की ताकत को रोक दिया जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद अब उन्हें इस पूरे मामले की रिपोर्ट अपने ऑफिसर्स को देनी थी। ऊपर ऑफिसर्स को बताया जाता है कि इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं और फैसिलिटी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट सुनने के बाद ऑफिसर्स की तरफ से साफ कहा जाता है कि इस घटना की जिम्मेदारी स्वीकार की जाएगी, लेकिन सामने से जवाब काफी सख्त आता है। अधिकारी कहते हैं कि इस स्तर के नतीजे को किसी इवैल्यूएशन के लायक भी नहीं माना जा सकता। ये सुनकर वहां मौजूद लोग समझ जाते हैं कि उनके लिए अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है। इसके बाद बात रेजी की चोटों पर आती है। उससे पूछा जाता है कि उसकी हालत कैसी है। रेजी जवाब देता है कि वो ठीक है और ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन उसके मन में उस लड़ाई की बातें घूम रही थी। वो सोचता है कि अगर उसके पास उसका सीक्रेट सूट नहीं होता तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते थे। उसे याद आता है कि उस वक्त वो अपने हाथ पैर तक नहीं हिला पा रहा था। उसे एहसास होता है कि वो बहुत ज्यादा सिक्योर था और उसे और मजबूत होना चाहिए था। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की होती है कि इतनी ताकत होने के बावजूद वो उस लड़ाई में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। अगर उसके पास ऐसी ताकत होती जिससे वो उस बैरियर को तोड़ सकता तो शायद चीजें अलग होती, लेकिन सिर्फ अगर ऐसा होता सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं था। फिर भी उसके मन में एक फ्रस्ट्रेशन रह जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अगली बार अगर ऐसा दुश्मन सामने आया तो सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं होगा, उसे उससे भी ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। इसके बाद टीम के बीच बातचीत शुरू होती है। कोई जीरो को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर वो खुद को ब्लैक टॉर्च कहता है तो उसे अब अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। जीरो जवाब देता है कि ये सब सिर्फ दिखावे की बातें नहीं है, असली चीज इंसान की फीलिंग और उसका फैसला है। टीम का एक सदस्य समझाता है कि अब वे सभी एक ही टीम का हिस्सा हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो उन्हें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसी दौरान टीम का एक सीनियर जीरो को भरोसा दिलाता है कि जरूरत पड़ने पर वो उसका साथ देगा, लेकिन अब उनके सामने एक नया ऑर्डर आने वाला था।
ऊपर से आए ऑनर्स को यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज बताया गया था, यानी असल में ये उनकी ट्रेनिंग होने वाली थी। तभी वहां एक नया मोनोकोके पहुंचती है, उसका नाम फ्यूयो बताया जाता है। लेकिन फ्यूयो को देखकर जीरो और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक मोनोकोके था। टीम को बताया जाता है कि सीक्रेट सर्विस अब सिर्फ मोनोकोके को ढूंढकर खत्म करने तक सीमित नहीं है। कुछ ऐसे मोनोकोके भी हैं जिनकी एबिलिटीज इंसानों के लिए यूजफुल हो सकती हैं। अब ट्रेनिंग का मकसद सामने आता है। फ्यूयो बताता है कि कुछ मोनोनोके ऐसी एबिलिटीज इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें हिप्नोटाइज कर सकते हैं या हैलुसिनेशन दिखा सकते हैं। इसीलिए असली लड़ाई में ऐसे दुश्मन का सामना करने से पहले उन्हें मैजिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी होगी। जीरो और रागो को इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है और बिना ज्यादा समय गंवाए ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। और देखते ही देखते जीरो और बाकी लोग एक बैरियर के अंदर फंस जाते हैं। बाहर से उन्हें सिर्फ इतना बताया जाता है कि उन्हें इस स्पेल को तोड़कर बाहर निकलना है। सुनने में काम आसान लगता है, लेकिन असल में ये ट्रेनिंग उनके दिमाग के साथ खेल रही थी। जीरो समझने की कोशिश करता है कि बैरियर आखिर काम कैसे कर रहा है, और उसे एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करके बाहर नहीं निकला जा सकता। तभी उसके सामने एक ऐसा हैलुसिनेशन आने लगता है जो उसकी इमोशंस और पुराने दर्द से जुड़ा हुआ था। जीरो एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए समझता है कि यह असली नहीं है, यह सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन बैरियर के अंदर दिखाई देने वाला इल्यूजन इतना असली था कि उससे बाहर निकलना आसान नहीं होने वाला था। इसके बाद रेजी के सामने अचानक एक पुरानी याद खुलने लगती है। उसे अपना भाई दिखाई देता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं। इसी दौरान कहानी इचिका के बचपन की ओर दिखाती है। उस वक्त उसे लगता था कि सीक्रेट सर्विस का काम बस बुरे लोगों से लड़ना और उन्हें रोकना है। लेकिन फिर एक दिन उसकी माँ के पास अचानक एक इमरजेंसी मिशन का कॉल आता है। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। इचिका को अपनी माँ के साथ हुई उस घटना की पूरी याद भी नहीं थी। उसे ये समझने में काफी वक्त लगा कि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं है। लेकिन इसके बाद इचिका ने रुकना नहीं सीखा। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए लगातार दौड़ना शुरू कर दिया। सीक्रेट सर्विस में शामिल होने के लिए वो दिन रात मेहनत करती रही। उसके मन में बस एक ही ख्याल रहता था कि अगर वो आज से ज्यादा तेज दौड़ेगी और कल से ज्यादा मजबूत बनेगी तो शायद वो अपनी खो चुकी माँ के थोड़ा और करीब पहुंच पाएगी। आखिरकार वो दिन आता है जब इचिका को ऑफिशियली सीक्रेट सर्विस में असाइन कर दिया जाता है और उसे सीक्रेट सर्विस रिसर्च फैसिलिटी के बेसमेंट में ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर इचिका को पता चलता है कि उसकी माँ के बारे में जो सच्चाई उसे बताई गई थी वो पूरी नहीं थी। उसकी माँ मरी नहीं है। मिशन के दौरान किसी तरह की मैजिक के कारण उसकी माँ एक अजीब सिचुएशन में फंस गई थी और पिछले 10 सालों से सीक्रेट सर्विस के लोग उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक उसकी माँ को उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाए थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें अब तक उस मैजिशियन का पता नहीं चल पाया था जिसने ये सब किया था। लेकिन इचिका के लिए फैसला करने में एक पल भी नहीं लगता। वो अपनी माँ को उस हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ की आवाज उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी कि जिस रास्ते पर वो जा रही है वो बेहद खतरनाक है। ये यादें धीरे धीरे इचिका के दिमाग में घूमने लगती हैं और उसे एहसास होता है कि वो जिस जगह फंसी हुई है वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। वो चारों तरफ दौड़ती रहती है। तभी उसे डर लगता है कि अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई तो कहीं वो भी उसी तरह फंस न जाए जैसे उसने उस दूसरे इंसान को देखा था। लेकिन तभी उसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर आ जाता है। इचिका समझ जाती है कि शायद यही उस बच्चे का बनाया हुआ कैसल है और यहाँ उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं है। फिर भी उसके अंदर एक अजीब फीलिंग पैदा होती है, जैसे इस जगह के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। वो मॉन्स्टर को देखकर पीछे हटने के बजाय खुद को संभालती है। उसे समझ आता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता वैसे भी नहीं है, इसीलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। इचिका अपनी पूरी ताकत जुटाती है, जीरो और रागो को आवाज देती है और इसी के साथ दोनों उस रहस्यमयी मॉन्स्टर के खिलाफ अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहीं पर यह धमाकेदार एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको आज का ब्लैक टॉर्च एपिसोड 5 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, पीयूष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।